वाराणसी। बस यही एक नाम काफी है। ये कोई शहर नहीं है, ये एक सांस है जो हजारों सालों से चल रही है। रुकी नहीं, थकी नहीं, बुझी नहीं। दुनिया के तमाम महान शहर आए, फले फूले और मिट गए। बेबीलोन मिट गया, एलेक्जेंड्रिया जल गया, रोम टूट गया, कार्थेज धूल हो गया, लेकिन वाराणसी आज भी है। जहां 3,500 साल पहले लोग गंगा के घाट पर बैठकर प्रार्थना करते थे, वहीं आज भी करते हैं। जहां हजारों साल पहले दीपक जलाए जाते थे, वहां आज भी जलते हैं। ये शहर नहीं, ये एक चमत्कार है। और इस वीडियो में हम इस चमत्कार को समझेंगे एकदम शुरू से। हम जाएंगे उस वक्त में जब वाराणसी का नाम भी नहीं था, जब यहां सिर्फ एक नदी थी और उसके किनारे कुछ लोग थे जो जानते थे कि ये जमीन खास है। हम देखेंगे वो युद्ध जो यहां लड़े गए, वो राजा जिन्होंने इसे बनाया, वो आक्रमणकारी जिन्होंने इसे तोड़ा, और वो आस्था जिसने इसे हर बार जोड़ा। एडवांस्ड एआई की मदद से हम पुरानी पेंटिंग्स, इनगेविंग्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जिंदा करेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, देखें। तो आंखें बंद करिए एक पल। कल्पना कीजिए, गंगा का किनारा, सुबह की पहली रोशनी, घंटियों की आवाज, अगरबत्ती का धुआं और हजारों सालों का इतिहास एक साथ जीवित। यही वाराणसी है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। वाराणसी से पहले, जब यह जमीन सिर्फ एक नदी थी। 10,000 बीसी से 1500 ईसा पूर्व, इससे पहले कि वाराणसी वाराणसी बने, ये सिर्फ एक जगह थी। एक ऐसी जगह जहां दो नदियां मिलती थीं, वरुणा और असी। यही दो नदियां हैं जिनके नाम से बना वाराणसी। वरुणा उत्तर से आती है, असी दक्षिण से, और बीच में बहती है गंगा मां। ये संगम, ये तिहरा मिलाप ही वो कारण है जिसने इस जगह को खास बनाया। पानी माने जीवन, 3 नदियां माने 3 गुना जीवन। आर्कियोलॉजिस्ट को वाराणसी के आसपास के इलाकों में, खासकर राजघाट के नीचे, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो बताते हैं कि यहां इंसान 10,000 साल पहले से रह रहे थे। ये वो दौर था जब दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी सिविलाइजेशन नहीं थी। इजिप्ट के पिरामिड्स नहीं बने थे, मेसोपोटामिया अभी जाग रहा था, और यहां गंगा के इस किनारे पर लोग पहले से थे। वो हंटर गैदरर्स थे, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, जंगलों से फल लाते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जैसे जैसे समय बीता, यहां के लोगों ने खेती शुरू की, मिट्टी के बर्तन बनाए, घर बनाए, और सबसे जरूरी, उन्होंने नदी को पूजना शुरू किया। ये वो मोमेंट था जब वाराणसी सिर्फ एक जगह से एक पवित्र जगह बनने लगी। गंगा सिर्फ पानी नहीं थी, वो मां थी, वो जीवनदायिनी थी, वो मोक्षदायिनी थी। और जब एक बार किसी नदी को मां मान लिया जाए, तो उसके किनारे बसा शहर कभी नहीं मरता। यही वाराणसी का असली रहस्य है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली, उसके निशान भी वाराणसी के आसपास मिले हैं। कॉपर टूल्स, पेंटेड पॉटरी, ट्रेड आर्टिफैक्ट्स। इसका मतलब वाराणसी उस महान सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो अपने वक्त में दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। जब इंडस वैली डिक्लाइन हुई, तो वैदिक पीपल आए, और इन्हीं वैदिक लोगों ने वाराणसी को वो नाम दिया जो आज भी गूंजता है, काशी। पार्ट 2। काशी, भगवान शिव का शहर। 1500 बीसी से 600 ईसा पूर्व काशी। ये नाम संस्कृत के शब्द काश से आता है, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना, चमकना, जगमगाना। काशी माने वो जगह जो प्रकाश से भरी हो, और वैदिक टेक्स्ट्स में, ऋग्वेद में, काशी का उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख इतना पुराना है कि जब यह लिखा जा रहा था, तब दुनिया में होमर ने अभी इलियड नहीं लिखी थी। वैदिक टेक्स्ट कहते हैं काशी भगवान शिव का शहर है। शिव ने यहां निवास किया, यहां तपस्या की, यहां अपना त्रिशूल गाड़ा, और इसीलिए काशी में मृत्यु को भी मोक्ष माना जाता है। काशी में मरने वाले को सीधे मुक्ति मिलती है। ये बिलीफ, ये आस्था इतनी गहरी है कि आज भी लोग दूर दूर से यहां आते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अंतिम सांस इस पवित्र भूमि पर हो। मणिकर्णिका घाट। ये वो घाट है जहां चिताएं कभी नहीं बुझती। कहते हैं हजारों सालों से यहां आग जल रही है, एक भी पल के लिए नहीं बुझी। ये सिर्फ एक घाट नहीं, ये लाइफ और डेथ के बीच का वो दरवाजा है जिसे हिंदू धर्म में महाश्मशान कहते हैं। अब आते हैं उस दौर में जब काशी सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति भी बन रही थी, काशी राज्य।
वैदिक पीरियड में काशी एक इंडिपेंडेंट राज्य था। अपना राजा, अपनी आर्मी, अपनी सीमाएं। महाभारत में काशी का जिक्र है। काशी राज, काशी के राजा एक इंपॉर्टेंट फिगर थे। याद है वो सीन जब भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 बेटियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का अपहरण किया था हस्तिनापुर के लिए। वो काशी की ही वाराणसी के पास सारनाथ में बुद्ध चले, गया से वाराणसी सैकड़ों किलोमीटर पैदल। और जब वो सारनाथ पहुंचे, मृगदाव, हिरणों के जंगल में, उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और वहां उस जंगल में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। धम्मचक पवत्तन सुत्त, धर्म के चक्र को घुमाना। ये वो मोमेंट था जब बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक की नींव वाराणसी के पास रखी गई। आज सारनाथ में वो धमेक स्तूप खड़ा है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। ये 500 ईसा पूर्व में बना था, आज भी खड़ा है, 2500 साल। बुद्ध के बाद वाराणसी एक ऐसा शहर बन गया जो एक साथ 2 महान धर्मों का केंद्र था। हिंदू धर्म काशी विश्वनाथ के लिए, बौद्ध धर्म सारनाथ के लिए। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इसी कॉम्बिनेशन ने वाराणसी को वो ग्रेविटी दी जो हर दौर में लोगों को यहां खींचती रही। पार्ट 4, महाजनपद काशी, एक शक्तिशाली राज्य, 600 बीसी से 400 ईसा पूर्व। अब हम आते हैं उस दौर में जब वाराणसी सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर्स में से एक थी। महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व के आसपास। उत्तर भारत में 16 बड़े राज्य थे। इन्हें षोडश महाजनपद कहा जाता था। इन 16 में से एक था काशी, और काशी सबसे पावरफुल में से एक था। काशी की राजधानी थी वाराणसी। यही नाम उस शहर का था। राजघाट, जो आज गंगा के किनारे है, वहां आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, और जो मिला वो चौंकाने वाला था। वहां 3000 साल पुराने घरों के निशान मिले। गलियां, कुएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के। यानी वाराणसी 3000 साल से लगातार बसा हुआ है। एक भी दिन के लिए खाली नहीं हुआ। ये दुनिया में बहुत कम शहरों के बारे में कहा जा सकता है। काशी के राजा पावरफुल थे। उनके पास बड़ी आर्मी थी। ट्रेड रूट्स उनके कंट्रोल में थे। लेकिन एक पड़ोसी राज्य था जो और भी ज्यादा एम्बिशियस था, कौसल। कौसल और काशी के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। जातका टेल्स में, जो बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं, इस संघर्ष का बार बार जिक्र आता है। अंत में कौसल ने काशी को जीत लिया। काशी, जो कभी स्वतंत्र राज्य था, अब कौसल का हिस्सा बन गया। लेकिन इससे वाराणसी की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। शहर बढ़ता रहा, व्यापार होता रहा, तीर्थयात्री आते रहे। और फिर आया मगध। मगध, वो एम्पायर जो आगे चलकर मौर्य एम्पायर बनेगा। और मगध के सामने कौसल भी झुक गया। वाराणसी अब मगध एम्पायर का हिस्सा था। पार्ट 5, मौर्य और गुप्ता, वाराणसी का स्वर्णकाल, 300 बीसी से 500 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये वो नाम हैं जो इतिहास में सोने से लिखे हैं। मौर्य एम्पायर के दौर में वाराणसी एक थ्राइविंग सिटी थी, व्यापार का बड़ा केंद्र। वाराणसी से मलमल निर्यात होती थी, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कपड़ा माना जाता था। वाराणसी की रेशम, जिसे बनारसी रेशम कहते हैं, आज भी दुनिया में फेमस है। ये परंपरा 2500 साल पुरानी है। अशोका, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सपोर्टर था, उसने सारनाथ में बड़े बड़े स्तूप बनवाए। अशोका पिलर, जो आज भी सारनाथ में है, उसी ने बनवाया। और उस पिलर के ऊपर जो 4 सिंहों वाला शीर्ष है, वही आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए, भारत का नेशनल एम्ब्लम वाराणसी के पास से आया। मौर्य एम्पायर के बाद आई गुप्ता डायनेस्टी। ये इंडिया का गोल्डन एज था, 320 एडी से 550 एडी तक। इस दौर में वाराणसी एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ लर्निंग बन गई। दुनिया भर से स्कॉलर्स यहां आते थे, संस्कृत पढ़ते थे, वेदा सीखते थे, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी पढ़ते थे। आर्यभट्टा, जिसने जीरो डिस्कवर किया, गुप्ता एरा में था। वराहमिहिरा, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, गुप्ता एरा में था। कालिदासा, जिन्होंने शकुंतला और मेघदूता लिखा, गुप्ता एरा में था।
ये सब इसी दौर में, इसी माहौल में, और वाराणसी इस सब का केंद्र। चाइनीज ट्रैवलर फा हियन, जो 399 एडी में इंडिया आया, उसने वाराणसी का वर्णन किया। उसने लिखा कि यहां हजारों बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, टेम्पल्स हैं, धर्मशालाज हैं, एक समृद्ध जीवंत शहर। लेकिन हर गोल्डन एज का अंत होता है। गुप्ता एम्पायर कमजोर पड़ी, हंस ने उत्तर से हमला किया, और वाराणसी एक बार फिर टर्बुलेंस में आ गई। पार्ट 6, हर्ष का दौर और एक और चाइनीज यात्री, 600 एडी से 700 एडी। गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर छोटे छोटे राज्य बन गए। लेकिन 7वीं शताब्दी में एक राजा आया जिसने उत्तर भारत को फिर से एक किया, हर्षवर्धन, 606 ईस्वी से 647 एडी। हर्ष एक बौद्ध था, शांतिप्रिय, विद्या का प्रेमी। उसके दरबार में आया वेनसोंग, ये चाइनीज बौद्ध मॉन्क जिसने इंडिया की यात्रा की। उसका वर्णन इतिहास का एक अमूल्य दस्तावेज है। वेनसोंग ने वाराणसी के बारे में लिखा। उसने लिखा कि वाराणसी एक थ्राइविंग सिटी है। यहां 30 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, जिनमें 3 पार्ट 7, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। वाराणसी की ताकत, 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का राज था। वाराणसी उनके एम्पायर का हिस्सा थी। इस दौर में वाराणसी में मंदिर निर्माण का एक बड़ा दौर आया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 8th सेंचुरी में अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को रिवाइव किया, वो वाराणसी आए। शंकराचार्य, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक नई जान दी, जिन्होंने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए, जिन्होंने दर्शन शास्त्र को एक नई ऊंचाई दी, और वो वाराणसी आए। यहां उन्होंने शास्त्रार्थ किए, यहां उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया। वाराणसी हर महान व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती थी। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी का भी वाराणसी से संपर्क रहा, और इसी दौर में वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल का महत्व और बढ़ा। ये मंदिर, जो शिव को समर्पित है, वाराणसी की आत्मा है। कहते हैं ये मंदिर कितनी बार तोड़ा गया और कितनी बार बना, लेकिन शिव यहां से गए नहीं। काशी शिव की नगरी है, जो एक बार यहां आया वो शिव का हो गया। पार्ट 8, गहादवाला डायनेस्टी, वाराणसी का आखिरी हिंदू राजवंश, 1080 एडी से 1194 ईस्वी। गहादवाला डायनेस्टी, ये वो राजवंश था जिसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद चंद्र गहादवाला, इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा। उसने वाराणसी को एक बार फिर से कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल बनाया। उसके दरबार में महान कवि जयदेव आए। संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश किया। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी एक डिवाउट बुद्धिस्ट थी। उसने सारनाथ में टेम्पल्स बनवाए। ये दौर वाराणसी के लिए समृद्धि का दौर था, लेकिन उत्तर पश्चिम से एक तूफान आ रहा था। मुहम्मद ऑफ घोर, वही जिसने दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 में घोर के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने गहादवाला किंग जयचंद्र को बैटल ऑफ चांदवार में हराया, और वाराणसी पहली बार एक मुस्लिम रूलर के कंट्रोल में आई। जो हुआ अगला, वो वाराणसी के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। पार्ट 9, पहला बड़ा आघात, मंदिरों का विध्वंस, 1194 एडी। 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक वाराणसी पहुंचा। उसने क्या किया? उसने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों लोगों की आस्था थी जो उन मंदिरों में पूजा करते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, वो भी तोड़ा गया। उसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई। ये एक ऐसा घाव था जो सदियों तक नहीं भरा। लेकिन वाराणसी ने कुछ किया जो शायद दुनिया में कोई और शहर नहीं कर सकता था। वो झुकी नहीं। मंदिर टूटे, लेकिन आस्था नहीं टूटी। घाटों पर पूजा बंद नहीं हुई। गंगा में दीपक डालना बंद नहीं हुआ। लोगों ने घरों में पूजा की, जंगलों में पूजा की, गंगा के किनारे पूजा की। काशी तोड़ी नहीं जा सकती थी। ये उसकी शक्ति थी, ये उसका रहस्य था। पार्ट 8, गहादवाला डायनेस्टी, वाराणसी का आखिरी हिंदू राजवंश, 1080 एडी से 1194 ईस्वी। गहादवाला डायनेस्टी, ये वो राजवंश था जिसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद चंद्र गहादवाला, इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा। उसने वाराणसी को एक बार फिर से कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल बनाया। उसके दरबार में महान कवि जयदेव आए। संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश किया। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी
एक डिवाउट बुद्धिस्ट थी। उसने सारनाथ में टेम्पल्स बनवाए। ये दौर वाराणसी के लिए समृद्धि का दौर था। लेकिन उत्तर पश्चिम से एक तूफान आ रहा था। मोहम्मद ऑफ घोर, वही जिसने दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 में घोर के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने गहादवा किंग जयचंद्र को बैटल ऑफ चांदवार में हराया और वाराणसी पहली बार एक मुस्लिम रूलर के कंट्रोल में आई। जो हुआ अगला, वो वाराणसी के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। पार्ट 9, पहला बड़ा आघात, मंदिरों का विध्वंस। 1194 एडी। 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक वाराणसी पहुंचा। उसने क्या किया? उसने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों लोगों की आस्था थी जो उन मंदिरों में पूजा करते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, वो भी तोड़ा गया। उसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई। ये एक ऐसा घाव था जो सदियों तक नहीं भरा। लेकिन वाराणसी ने कुछ किया जो शायद दुनिया में कोई और शहर नहीं कर सकता था। वो झुकी नहीं। मंदिर टूटे, लेकिन आस्था नहीं टूटी। घाटों पर पूजा बंद नहीं हुई। गंगा में दीपक डालना बंद नहीं हुआ। लोगों ने घरों में पूजा की, जंगलों में पूजा की। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। कबीर ने ऊंच नीच के खिलाफ बोले। कबीर ने कहा, ईश्वर एक है। और ये सब उन्होंने वाराणसी की गलियों में कहा। कबीर को वाराणसी ने बनाया और कबीर ने वाराणसी को एक नई पहचान दी। तुलसीदास, एक और महान नाम। रामचरितमानस, जो रामायण का हिंदी वर्जन है, ये वाराणसी में लिखी गई। तुलसीदास ने यहां बैठकर लिखा, और जो लिखा वो आज करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसा है। जय राम रमा रमणम समनम, भव भय दावनलम। वाराणसी, पोएट्स और सेंट्स की नगरी। पार्ट 11, मुगल दौर, अकबर की उदारता और औरंगजेब का कहर। 1526 एडी से 1707 एडी, मुगल एम्पायर। बाबर। मुगल एम्पायर की नींव। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर। अकबर, ये वो नाम है जिसे याद रखना जरूरी है वाराणसी के कॉन्टेक्स्ट में। अकबर एक लिबरल रूलर था। उसने हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट किया। उसके दौर में काशी विश्वनाथ टेम्पल फिर से बनाया गया। उसके नवरत्नों में से एक, राजा टोडरमल ने अपनी पर्सनल वेल्थ से यह मंदिर बनवाया। यह 1585 की बात है। अकबर के दौर में वाराणसी में एक बार फिर कल्चरल रेनेसांस आई। लेकिन जो अकबर ने बनाया, उसे एक दिन उसका परपोता औरंगजेब तोड़ देगा। 1669 औरंगजेब का ऑर्डर आया, काशी विश्वनाथ टेम्पल फिर से तोड़ो। मंदिर तोड़ा गया। उसकी जगह पर ज्ञानवापी मॉस्क बनाई गई। ये वो विवाद है जो आज भी जारी है। ज्ञानवापी आज भी वहां है। आज भी ये मसला कोर्ट्स में है। लेकिन 1669 में जो हुआ, वो वाराणसी के दिल पर एक और गहरा घाव था। औरंगजेब ने वाराणसी का नाम भी बदला, मोहम्मदाबाद। लेकिन वाराणसी वाराणसी ही रही। नाम बदले जा सकते हैं, आत्मा नहीं। घाटों पर आरती बंद नहीं हुई, गंगा बहती रही, लोग आते रहे। यही वाराणसी का जवाब था। पार्ट 12, मराठा और अहिल्याबाई। वाराणसी की वापसी, 1707 एडी से 1800 एडी। मुगल एम्पायर के पतन के बाद वाराणसी पर कंट्रोल के लिए कई फोर्सेस थीं। मराठाज ने उत्तर भारत में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और वाराणसी भी उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आई। और यहां एक नाम आता है जो वाराणसी के लिए देवी की तरह आया, अहिल्याबाई होलकर। मराठा होलकर डायनेस्टी की क्वीन, इंदौर की रूलर। वो पर्सनली वाराणसी आईं और उन्होंने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वही मंदिर जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। अहिल्याबाई ने अपनी पर्सनल वेल्थ से यह मंदिर बनवाया। आज जो काशी विश्वनाथ मंदिर खड़ा है, वो अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, एक मां की आस्था का प्रतीक है। और महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सेंचुरी में इस मंदिर के शिखर पर सोना चढ़वाया, 1000 किलोग्राम सोना। इसीलिए इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं।
इसी दौर में बनारस स्टेट बनी। राजा बलवंत सिंह और उनके सक्सेसर्स ने वाराणसी को एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मैनेज किया। वाराणसी अपनी खोई हुई आइडेंटिटी वापस पा रही थी। पार्ट 13, ब्रिटिश दौर, बनारस की नई पहचान, 1775 एडी से 1947 एडी। 1775 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस स्टेट के साथ एक ट्रीटी की और धीरे धीरे वाराणसी ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई। ब्रिटिश आए और वो देखकर चौंक गए। ये शहर उनके लिए एक पजल था, इतना पुराना, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना अलाइव। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स प्रिंसप, जो 19वीं सेंचुरी में यहां था, उसने वाराणसी का डिटेल स्टडी किया, घाटों का मैप बनाया, मंदिरों का डॉक्यूमेंटेशन किया। उसने लिखा, ये शहर एक लिविंग म्यूजियम है। ब्रिटिश दौर में वाराणसी में एजुकेशन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज। ब्रिटिश रेसिडेंट जॉनथन डंकन ने यह कॉलेज बनवाई, संस्कृत लर्निंग को प्रिजर्व करने के लिए। ये इंडिया की पहली गवर्नमेंट फंडेड संस्कृत कॉलेज थी। और फिर 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महामना मदन मोहन मालवीय। ये वो नाम है जो हर बीएचयू स्टूडेंट जानता है। मालवीय जी ने एक सपना देखा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की नॉलेज ट्रेडिशन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़े। उन्होंने पूरे देश में घूमकर डोनेशंस इकट्ठे किए, राजाओं से मांगा, आम लोगों से मांगा, और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आज बीएचयू एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम। वाराणसी फ्रीडम मूवमेंट में भी आगे रही। एनी बेसेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर थीं, वो पार्ट 14, वाराणसी के घाट, एक एक घाट की कहानी। अब बात करते हैं वाराणसी की उस चीज की जो इसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है, घाट। वाराणसी में 88 घाट हैं, गंगा के किनारे, एक के बाद एक। हर घाट की अपनी कहानी है, अपना इतिहास है। दशाश्वमेध घाट, ये वाराणसी का सबसे फेमस घाट है। यहां हर शाम गंगा आरती होती है। 7 पुजारी, 7 दीपक, घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि, धूप का धुआं। ये आरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जब वो 7 दीपक एक साथ घुमाए जाते हैं और उनकी रोशनी गंगा के पानी में रिफ्लेक्ट होती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कहते हैं यहां ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए नाम दशाश्वमेध। मणिकर्णिका घाट, ये वो घाट है जिसके बारे में सुनकर मन एक अजीब भाव से भर जाता है। यहां मृत्यु होती है, लेकिन यहां मोक्ष भी होता है। हर रोज 200 से 300 शव यहां जलाए जाते हैं, 24 घंटे, 365 दिन। चिताएं कभी नहीं बुझती। और यहां जो डॉम समुदाय है, जो इन चिताओं को जलाता है, उनका कहना है कि ये आग हजारों सालों से जल रही है। यहां आने वाले लोग डरे हुए नहीं होते, वो शांत होते हैं, क्योंकि यहां मृत्यु एक अंत नहीं, एक मुक्ति है। 80 घाट, ये वो घाट है जहां 80 नदी गंगा में मिलती है। यहां एक बड़ा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे शिवलिंग है। कहते हैं यहां दुर्गा देवी ने शंभ निशंभ राक्षसों को मारने के बाद अपनी तलवार 80 रखी थी, इसीलिए नाम 80 घाट। तुलसी घाट, यहां तुलसीदास रहते थे। यहां उन्होंने रामचरितमानस लिखी। यहां आज भी उनकी याद में रामलीला होती है। पंचगंगा घाट, कहते हैं यहां 5 नदियां गंगा में मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा। इनमें से कुछ नदियां आज इनविजिबल हैं, अंडरग्राउंड बहती हैं, लेकिन आस्था कहती है वो हैं। और यहां कबीर ने अपने गुरु रामानंद से दीक्षा ली थी। हर घाट एक कहानी है, हर घाट एक इतिहास है। पार्ट 15, वाराणसी की कला और संस्कृति जो दुनिया में कहीं नहीं। वाराणसी सिर्फ टेम्पल्स और घाट का शहर नहीं, ये कला का शहर है। बनारसी रेशम, 2500 साल पुरानी परंपरा। वाराणसी की सिल्क, बनारसी सिल्क, दुनिया में सबसे फेमस है। हर साड़ी में हजारों धागे, हफ्तों की मेहनत। एक बनारसी ब्राइडल साड़ी बनाने में कभी कभी 6 महीने लगते हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक कला है। शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये नाम वाराणसी के साथ ऐसे जुड़ा है जैसे गंगा से जुड़ा हो। बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न, वाराणसी में जन्मे, यहीं जिए और यहीं मरे। उन्होंने शहनाई को दुनिया भर में पहचान दिलाई।
जब इंडिया आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 की रात, रेड फोर्ट पर जो शहनाई बजी थी, वो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। एक मुस्लिम आर्टिस्ट, हिंदू शहर वाराणसी का, इंडिया की आज़ादी का पहला सुर बजा रहा था। यही वाराणसी की असली ताकत है, शास्त्रीय संगीत। वाराणसी बनारस घराना का घर है। यहां से निकले हैं रविशंकर, गिरिजा देवी, किशन महाराज। ये नाम दुनिया के हर म्यूजिक लवर के लिए पूजनीय है। घाट पर सुबह की रागिनी। जब सूरज उगता है गंगा के पार से और कोई सितार बजाता है, तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। वाराणसी का खाना, चाय, बनारसी चाय। यहां की चाय मिट्टी के कुल्हड़ में मिलती है। पहली चुस्की से कुछ होता है मन में, एक अजीब सुकून। कचौड़ी सब्जी, सुबह का नाश्ता, बनारसी पान, जिसके बिना बनारस अधूरा है। मलीयो, सर्दियों में मिलने वाली वो मिठाई जो बादलों जैसी हल्की होती है। वाराणसी का खाना एक अनुभव है। पार्ट 16, आधुनिक वाराणसी, चैलेंजेस और रिवाइवल। 1947 से आज, आज़ादी के बाद, वाराणसी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सिटी बना। लेकिन चैलेंजेस भी आए। गंगा का प्रदूषण, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडस्ट्रीज का वेस्ट, सीवेज, केमिकल पोल्यूशन। गंगा जो हजारों सालों से पवित्र थी, 20वीं सेंचुरी में प्रदूषित होने लगी। गंगा एक्शन प्लान 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट ने शुरू किया, लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। नमामि गंगे 2014 मोदी गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। 2014 नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। वो जीते और वाराणसी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया। इसके बाद वाराणसी में डेवलपमेंट का एक नया दौर आया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 में इनॉग्रेट हुआ। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट था जिसमें मंदिर के आसपास के पुराने बिल्डिंग्स को हटाकर एक ग्रैंड कॉरिडोर बनाया गया। अब मंदिर से सीधे गंगा घाट तक जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोगों ने कहा पुरानी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। कुछ ने कहा यह एक जरूरी डेवलपमेंट था। वाराणसी आज 32 लाख से ज्यादा लोगों का शहर। दुनिया भर से हर साल